आज हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर 2024-25 के सत्र में जो एग्ज़ाम में होने वाला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रहे हैं। उसमें आपको पहले क्या करना है, एक जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही आप सब्सक्राइब करोगे तो इसके जो आंसर है PDF बनी हुई वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मिलने के बाद आप अपने उत्तर की जांच कर लेना। और पहले मैं ये जो मॉडल पेपर बनाया हुआ है उसको भी आपके सामने आगे भेज दूँगे ताकि आप पहले सॉल्व कर लें, फिर उत्तरों की मिलान करें क्या आपका रिजल्ट रह रहा है और कैसा। तो चलो हम बिना देरी किए हुए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो MSR साइंस चैनल है उसको पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल है। तो इसमें आपको मक्का, धान, चना, सोयाबीन, तो इसका आंसर चना राइट रहेगा। और दूसरा आ रहा है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें भारत का पूछ रहा है तो इसके हिसाब से आपका उत्तर इसका रहेगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद में आगे का प्रश्न है कि खरपतवारनाशी का उदाहरण है, यानी कि जो आपको फसलों के साथ में अनचाहे जो पौधे उगते हैं उनको हटाने के लिए कौन सी दवाई या कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। हमारी बुक में पहले ही पार्ट में सीधा लिखा हुआ है 2,4-D, तो इसका आंसर रहेगा 2,4-D। और आगे वाला प्रश्न आ रहा है कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इसमें दो प्रकार के हम प्राकृतिक संसाधन पढ़ते हैं, एक तो क्षय प्राकृतिक संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें अक्षय में दो ही उदाहरण हमारे लिखे हुए हैं बुक में, एक तो सूर्य का प्रकाश और एक है वायु। तो बाकी तो क्षय के हैं और इसका आंसर आपके हो जाएगा वायु। पांचवा प्रश्न है कि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसको भी हमारे बुक में सीधा पार्ट में लिखा हुआ 3 प्रकार के कार्बन के रूप बताए हुए, एक तो एक कोक बताया हुआ, एक कोलदार बताया हुआ और एक कोयला गैस। तो इसमें कोलदार में क्या होता है कि 200 पदार्थों का जो शुद्ध मिश्रण होता है वो होता है, जबकि कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसका आंसर रहेगा कोक। और आगे वाला प्रश्न है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश कहलाता है। बिल्कुल ये प्राकृतिक परिघटना वाला लेसन से है, तो इसका आंसर आपको अपने मन से सोच के बताना है। धन आवेश होगा, ऋण आवेश, उदासीन या उपयुक्त सभी। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, इनकी रेशम के रगड़ने पर जो कांच की छड़ है वो तो धन आवेश ग्रहण करेगी और जो कपड़ा है रेशम का वो ऋण आवेश ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर आपके रहेगा धन आवेश। मानव नेत्र की पुतली का साइज किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें कॉर्निया है, रेटिना है, पारितरिका है, लेंस। तो हम हमारे बुक में जब नेत्र वाला पार्ट पढ़ा यानी कि प्रकाश परावर्तन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि जो पारितरिका होती है वो हमारे आँख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है और जो पुतली की साइज होती है आँख की उसको भी नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पारितरिका। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल ये 3 चीज़ें और तीनों ही हमारे इस लेसन में प्रकाश वाले में बताई हुई है। इसी में आँख का वर्णन है और इसी में प्रकाश के बारे में बताए, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब है कि हम हमारे जो किसी वस्तु को देख पाते हैं वो होता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे हम हमारे कोई दर्पण है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा चेहरा देख पाते हैं, वो भी प्रकाश का परावर्तन है। और प्रकाश का अपरावर्तन का मतलब है जो रात्रि में तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना। और जब प्रकाश अपने रंगों में विभाजित होती है तो यह विक्षेपण कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, ये तो है 8 आपके एक नंबर के सवाल है। और अब जो आगे रहेंगे तो 2 अंक होंगे, इसमें आपको आंसर करना है। और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखो। बिल्कुल हमारे लेसन के अंदर सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग और लाभों के बारे में पाठ में बताया हुआ है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और एक आपके जो सवाल उसके अकॉर्डिंग उनमें बताया हुआ है। तो आपको प्रोटोजोआ वाले
प्रोटोजोआ के दो उदाहरण तो एक तो अमीबा और पैरामीशियम है, जब इसके होने वाले रोग अतिसार और मलेरिया है। तो इसका जो आपको आंसर की जो PDF पानी है वो आप पहले MSR साइंस RP बेड़ा सर करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। जस्ट तुरंत प्रभाव से आपको उसके सामने ये चीज़ें मिल जाएगी। अब उस मेहमान को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक लिखिए। तो उस मेहमान ये भी हमने पढ़ा था कि जो कोयला और जो ज्वाला है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें यह है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है उसको ऊष्मीयमान कहलाता है। और इसका जो मात्रक है वो आपको लिखना है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी KG अपॉन KG। और नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न आपका रहेगा निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, यानी कि संलयन मतलब जुड़ना, उसे निषेचन कहते हैं या निषेचन कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखनी है, 2 अंक मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको इसमें कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आवर्ती की परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। यही हमारे ध्वनि वाले पार्ट में हमने ये 2 चीज़ें बताई थी, आवर्ती और आवर्तकाल। आवर्ती है जो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और इसका मात्रक आवर्ती का और आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है और आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं, और मात्रक इसका हर्ट्ज यानी HZ लिखते हैं। ये हो गए। अब इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, ये आपके 1-1 अंक यानी 4 अंक का प्रश्न है 13 से 22 तक। तो इसमें आपको मिलाना है कि जुकाम इन्फ्लुएंजा किसे होता है। जुकाम और इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। डेंगू के वायरस का भाग ये मादा एडिस मच्छर से। अतिसार मलेरिया हमने पहले ही 9वें क्वेश्चन में जाना था, तो ये प्रोटोजोआ से। टाइफाइड से रोग और ये होता है जीवाणु से। बिल्कुल ये आपने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए एवं ईंधन के उस मेहमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बिल्कुल ये इजी प्रश्न है कि मोमबत्ती का ज्वाला का जो नामांकित चित्र आपके ज्वाला और दहन वाले में 6.13 करके जो चित्र है उसमें आप देख लेना और वो बनाना। और इसका उत्तर अभी आपने जो इसका उसमें मात्रक है वो हमने पहले 10वें क्वेश्चन में लिखा, वो आपको करना है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें आपको जो खाली जगह दी हुई है ऊपर उसमें भरनी है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, फसल। दूसरा है खाली जगह एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं अपशिष्टों से प्राप्त होता है। बिल्कुल, एक तो कार्बनिक और एक कार्बनिक यानी जैव और अजैविक। तो जैविक के अंदर आता है खाद, जो पौधे और जंतु अपशिष्टों से बनते हैं, तो इस खाली जगह में आपका आंसर रहेगा खाद। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सबको आता है, इसमें आपको करना है सिंचाई। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी करना। तो ये आपको 7 चरण जो है या 6 या 7 जो भी चरण है इसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्रम वाइज जो हमारे जैसे बुक में लिखा हुआ पहला पार्ट में फसल प्रबंधन वाले में, वैसे ही आपको क्रमबद्ध याद करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आगे है 16वां क्वेश्चन। इसमें एक शब्द में उत्तर देना है। गले के सामने की और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। ये हमारे किशोर अवस्था वाले लेसन में है। तो इसका आंसर मैंने इसको जब पार्ट पढ़ाया तो स्पष्ट रूप से लिखाया कि एडम्स एप्पल, या इसका दूसरा नाम कंठमणि भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके एडम्स एप्पल या कंठमणि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग है। बिल्कुल पहले तो आपको इस प्रश्न से यही आपको सीखना है कि जो हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है वो हार्मोन थायरोक्सिन स्रावित करती है। तो थायरोक्सिन स्रावित करती है, इसकी कमी से हमारे शरीर में बुक में लिखा हुआ गोइटर रोग, या आप इसको गलकंठ रोग भी कह सकते हो। तो इसका आंसर रहेगा गलकंठ या गोइटर रोग। उसके बाद में है
मेंढक के लाख या नहीं, यहाँ से लिखा हुआ है कि मेंढक के लार्वा से वयस्क बनने का परिवर्तन क्या कहलाता है। बिल्कुल एक शब्द का उत्तर है कायांतरण। तो ये चीज़ें क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17वां। निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह करना है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को कहते हैं अभिकर्षण, और या खिंचाव यानी आकर्षण, तो इसको बल कहते हैं। बिल्कुल राइट बात है, यही परिभाषा हमारी बुक में है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, सही है, इसका भी सत्य है। यदि किसी वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं दोनों विपरीत दिशा में, तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि मैंने बताया था कि जब एक वस्तु पर एक दिशा से 3 न्यूटन बल लग रहा है, एक 5 न्यूटन, इन दोनों का अंतर होगा 2 न्यूटन, तो इस पर कुल बल आपके 2 न्यूटन लगेगा, तो ये भी सत्य है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, जबकि हमारी बुक में लिखा हुआ लाया जा सकता, तो ये बात असत्य है। ये चीज़ हो गई। अब आपको संक्षेप में उत्तर देना है कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर। तो इनकी दोनों की परिभाषाएं लिखनी है, और इजी वे में कोई हार्ड नहीं है, जैसी भी आपके नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसके आंसर है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे, प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं सीधी, कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जैसे साल है, सागौन है, आम आदि। और दूसरा है कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं, जैसे चिंकारा, नीलगाय, भेड़िया, कुत्ता आदि। अब आ गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये हमारे लेसन है जो प्राकृतिक संरक्षण वाला, उसमें जो गहरे कलर से कोष्टक में किया हुआ है और बॉक्स में बंद किया हुआ है, वहीं से ये आंसर है। फिर भी मैं आपको इसके एक एक तीनों की परिभाषाएं आपको बता देता हूँ। कि वन्य जीव अभ्यारण्य की लिखते हैं वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है खतरा, जो भी खतरा है उनसे सुरक्षित रहते हैं वहाँ के जो जीव। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा है कि वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। अब है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो इसमें आपको याद रखना बाकी सेम ही है कि वन्य जीव, पौधों और जंतु संसाधनों उस क्षेत्र के आदिवासी, ये वर्ड याद रखना है कि आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, वो कहता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये हो गया 18 तक। और 19वां प्रश्न है कि खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। बिल्कुल ये हमारे घर्षण वाले पार्ट से लिया गया है, तो इसको आपको यही लिखना है कि जो खिलाड़ी होते हैं कीलदार जूते यानी कि स्पाइक्स वाले जूते इसीलिए पहनते हैं ताकि जो ज़मीन पर चलने में वो फिसलते नहीं, क्योंकि इन दोनों में ज़मीन और जूतों के बीच में घर्षण बल बढ़ जाएगा, और घर्षण बल बढ़ने की वजह से वो अपने आप खिंचाव एक सुरक्षित महसूस करेगा। तो इसको आगे लिखना है कि स्पाइक्स वाले जूतों की वजह से ज़मीन और जूतों के बीच घर्षण बढ़ जाता है, और जिसे खिलाड़ी दौड़ने में आसानी महसूस करता है। ये हो गया। फिर है सर्वे तथा असर्वे ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, यानी कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की हो वह ध्वनि असर्वे कहलाती है, और मनुष्य इस कान इसको नहीं सुन सकते। और दूसरी है कि वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है वह ध्वनि सर्वे ध्वनि कहलाती है। मनुष्य के कान इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तो हम आज आपको ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आगे वाले जो 5 क्वेश्चन रहेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये बात आप खास कर याद रखना कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन ज़रूर करना। टेलीग्राम का नाम है MSR साइंस RP बेड असर, और इसमें आपके जो अभी आंसर है उसकी PDF आपको उसमें मैं सेंड कर दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों।